रूस यूक्रेन की जंग का आज 34वां दिन है। यूक्रेन से दो अहम खबरें आ रही हैं। कीव से सटे इरपिन शहर से रूसी फौज को पीछे धकेलने का दावा किया जा रहा है। इरपिन के मेयर का यह दावा है कि इरपिन को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। यूक्रेन के एक और शहर को आजाद कराया गया है, यह भी दावा किया जा रहा है। कीव से 60 किलोमीटर दूर रुदेनस्कोय में रूसी सैनिकों को 15 किलोमीटर पीछे धकेलने का दावा मेयर की ओर से आ रहा है और ये शहर आजाद हो चुका है। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना को पीछे की ओर धकेल दिया गया है। यूक्रेनी सेना ने उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए उनका मुकाबला करते हुए अब उन्हें पीछे की ओर जाने को मजबूर कर दिया। तो यूक्रेन के अलग अलग शहर इस वक्त तबाही का मंजर देख रहे हैं, लेकिन 8 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हर जगह इस वक्त बर्बादी का आलम है। चाहे वो इरपिन हो, चेरनोबिल हो, लवीव हो, कीव, खार्किव, मारियोपोल और साथ ही लुहांस्क शहर में भी इस वक्त तबाही का मंजर है। यूक्रेन में जारी जंग की यह हाहाकारी तस्वीर लवीव की है। लवीव के तेल डिपो पर गिरी है रूसी मिसाइल। मिसाइल गिरते ही तेल डिपो में धमाके के साथ आग लग गई। तस्वीरें देखिए, आग की लपटों के साथ धुएं का उठता काला गुबार। लवीव के तेल डिपो पर मिसाइल से हमला होते ही वहां मौजूद स्टाफ और दूसरे लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। जिस जगह पर लवीव का तेल डिपो है वहां रिहायशी इलाका भी है। हमले में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी गाइडेड मिसाइल ने लवीव रेडियो रिपेयर प्लांट और यूक्रेन के एक बड़े तेल डंप को तबाह कर दिया। रूस ने करीब 117 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। रूस के हमलों ने यूक्रेन के शहर शहर को बर्बाद कर दिया है। ये तस्वीर खार्किव के साल्त्विका जिले की है। साल्त्विका की इमारतें यहाँ की बर्बादी की दास्तां सुना रही हैं। जले हुए मकान, टूटी हुई खिड़कियां, कबाड़ हो चुकी कारें। खार्किव का यह शहर पहली नजर में भूतिया ठिकाना नजर आता है। दूर दूर तक लोग नजर नहीं आते क्योंकि ज्यादातर लोग शहर छोड़ चुके हैं। बूढ़े और असहाय जो लोग कहीं नहीं जा सकते थे, उन्होंने रूसी हमले से बचने के लिए बेसमेंट में ठिकाना बना लिया है। ये तस्वीर मारियोपोल की है, यूक्रेन का वो शहर जिसने रूसी हमले में सबसे ज्यादा तबाही झेली है। तस्वीरें देखिए, किस तरह बहुमंजिला बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो चुकी है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में मारियोपोल की बर्बादी साफ नजर आ रही है। 5.5 लाख लोग कभी इस शहर में रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ टूटी फूटी इमारतें नजर आती हैं। मारियोपोल पर रूस बड़े हमले कर रहा है। अस्पताल, स्कूल, थिएटर, हर वो जगह जहां पर शेल्टर बनाए गए थे वहां बड़े हमले किए गए। अभी भी हजारों लोग मारियोपोल में फंसे हुए हैं। अब यूक्रेन के मशहूर चेरनोबिल परमाणु प्लांट की तस्वीर देख लीजिए। जंग के पहले ही दिन 24 फरवरी को रूसी फौज ने चेरनोबिल पर कब्जा कर लिया था। रेड फॉरेस्ट कहलाने वाला पूरा इलाका वीरान और बर्बाद नजर आ रहा है। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी कब्जे से जुड़ी एक बेहद सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि परमाणु प्लांट पर कब्जे के बाद रूसी फौज बगैर किसी रेडिएशन सुरक्षा के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुस गए थे, जिससे रेडियो एक्टिव धूल कणों का गुबार छा गया। प्लांट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी फौज के लिए ये लापरवाही आत्मघाती हो सकती थी। लेकिन जंग के 33वें दिन की कहानी सिर्फ रूस की बर्बादी की कहानी नहीं है। इसमें एक सुनहरा अध्याय यूक्रेन जीजीविशा की भी है। कीव से 60 किलोमीटर दूर रुडनिट्स्कोय की तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सशस्त्र फौज ने रूसी सैनिकों को यहां से पूरब की तरफ 15 किलोमीटर खदेड़कर इलाके को आजाद करा लिया। कीव पर कब्जे की कोशिश में मारियोपोल की तरह बर्बाद हुआ था इरपिन। इरपिन के विनाश की इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा था। इरपिन की लाइफलाइन इस ब्रिज को
रूसी फौज ने अपने हमलों से धराशायी कर दिया था। रूसी हमलों से ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग इरपिन छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन जंग के 34वें दिन इरपिन से आई है एक अच्छी खबर। इरपिन के मेयर ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों ने इरपिन को फिर से पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। टेलीग्राम पर वीडियो पोस्ट पर इरपिन के मेयर ने दावा किया कि कीव अब आजाद हो चुका है। हालांकि इरपिन के मेयर के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मेयर को ये आशंका है कि रूसी फौज फिर पलटवार कर सकती है। यूक्रेन के शहर शहर तबाही की दास्तां कह रहे हैं। राजधानी कीव हो या यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, बर्बादी का मंजर यहाँ भी है। बेशक कीव अभी रूसी कब्जे से बचा हुआ है, लेकिन रूसी मिसाइल हर रोज विनाश का एक नया अध्याय यहाँ भी जोड़ रहा है। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक। और इस बीच इस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, इरपिन को आजाद कराने का शहर मेयर के दावे पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी मुहर लगा दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इरपिन को आजाद करा लिया गया है। यूक्रेनी फौज कीव के उन इलाकों में आगे बढ़ रही है जहां रूसी फौज ने कब्जा कर रखा था। तो अब मेयर के दावे पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की भी मुहर। उन्होंने कहा है कि इरपिन को आजाद करा लिया गया है। रूसी सेना को पीछे की ओर ढकेल दिया गया है। ये जवाबी कार्रवाई जो यूक्रेनी सेना ने करी है, ये कामयाब साबित हुई है इरपिन शहर के लिए खास तौर पर। और कीव के हालात पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आया है कि 34वें दिन कीव में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रूसी सेना मौजूद है। हालांकि इरपिन को आजाद करा लिया गया है। Сьогодні у нас хороша новина. Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці. Вдячен кожному і кожній, усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятись. Сотні й сотні одиниць спаленої і залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південь України. Ситуація всюди залишається напруженою. तो एक तरफ युद्ध जारी है और दूसरी तरफ बातचीत की टेबल पर रूस और यूक्रेन आमने सामने है। इस्तांबुल में शांति वार्ता प्रस्तावित है और इसका हम ताजा अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको युद्ध के मैदान की एक तस्वीर दिखा देते हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दरअसल यूक्रेन में लड़ रहे चेचन लड़ाकों का बताया जा रहा है। हालांकि अब तक ये खबर थी कि चेचन लड़ाके रूसी फौज के साथ मिलकर यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में दावा किया गया है कि चेचन लड़ाके पहले से नष्ट एक बिल्डिंग के पास गोलीबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ऐसा लगता है कि मानो वो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहीं गोली चलती नहीं दिख रही। वीडियो से यह भी खुलासा हुआ है कि जब कैमरामैन गोली चलाने का इशारा करता है तभी चेचन लड़ाके एक्शन में आते हैं। ये चेचन लड़ाकों का प्रोपेगेंडा वीडियो। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हाथ से लिखी चिट्ठी पर पुतिन भड़क गए हैं। अपनी चिट्ठी में ज़ेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के लिए सहमति बनाने की बात लिखी थी, जिस पर पुतिन ने दो टूक ये कह दिया है कि मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी पर पुतिन का दो टूक जवाब। उन्होंने कहा है कि उनको कह दो कि मैं यूक्रेन बर्बाद कर दूंगा। हालांकि ज़ेलेंस्की ने चिट्ठी में युद्ध रोकने पर विचार करने के लिए कहा था।
तो जंग का आज 34वां दिन है। जंग कब तक चलेगी इसके बारे में किसी के लिए भी फिलहाल कह पाना कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बीच आज इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू होगी। लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले एक जहर कांड चर्चा में है। क्या है ये विवाद, देखिए। यूक्रेन में जंग का 34वां दिन है। युद्ध रुकने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा। दोनों देशों के बीच कल इस्तांबुल में बातचीत होनी थी, लेकिन कल ये वार्ता नहीं हो पाई। दोनों पक्षों के बीच आज बातचीत की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान अहम भूमिका निभा रहे हैं। बातचीत के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को राजी करने में अर्दवान का अहम रोल बताया जाता है। हालांकि पुतिन के साथ ज़ेलेंस्की आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति इसके लिए तैयार नहीं। बहरहाल रूस और यूक्रेन बातचीत से पहले एक खुलासे से नया बवाल शुरू हो गया है। बताया जाता है कि मार्च महीने की शुरुआत में कीव में एक बैठक में शिरकत करने वाले रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के 2 शांति वार्ताकार संदिग्ध जहर की चपेट में आ गए थे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले में जुड़े लोगों के हवाले से ये खुलासा किया है। अब्रामोविच ने यूक्रेन के अनुरोध पर शांति वार्ता में शिरकत करने पर हामी भरी थी, लेकिन बैठक के बाद उनकी आंखें लाल होने लगी, आंखों में पानी आने लगा, हाथ और चेहरे की त्वचा उतरने लगी। हालांकि अब वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। बहरहाल इस खुलासे के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने वार्ताकारों को निर्देश दिया है कि वार्ता वाली जगह पर न कुछ खाएं, न पिएं और न ही किसी сطح को स्पर्श करें। Коли хтось їде на будь-які переговори, пов'язані на будь-які переговори з Російською Федерацією, нічого не їсти, нічого не пити. І бажано мінімально торкатися будь-яких поверхень. Це по-перше. По-друге, всі ці історії, там хтось щось де почув, якісь джерела, зараз дуже багато всього цього, тому що всі... रूस यूक्रेन में बातचीत शुरू होने से पहले एक और नया बखेड़ा शुरू हुआ है। ये बखेड़ा शुरू हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में बाइडेन का पुतिन को कसाई कहना और रूसी राष्ट्रपति का पद छोड़ने को कहना क्रेमलिन को नागवार गुजरा है। For God's sake, this man cannot remain in power. विवाद बढ़ा तो व्हाइट हाउस ने भी इससे पल्ला झाड़ लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने जो कहा वो भाषण का हिस्सा नहीं था। बाइडेन ने भी सफाई देते हुए कहा कि पुतिन को पद छोड़ने के लिए कहना कोई नीतिगत फैसला नहीं, बल्कि नैतिकता से प्रेरित उनका व्यक्तिगत बयान था। Number one, I'm not walking anything back. The fact of the matter is, I was expressing the moral outrage I felt toward the way Putin is dealing and the actions of this man. Just brutality. Half the children in Ukraine. I just come from being with those families. But I want to make it clear, I wasn't then, nor am I now, articulating a policy change. I was expressing the moral outrage that I feel, and I make no apologies for it. Personal. बेशक दोनों देश के सैनिक इस जंग में शामिल नहीं हैं, लेकिन आशंका प्रबल है कि ऐसी नौबत न आ जाए। आज तक ब्यूरो। तो आज तक पर आप रूस यूक्रेन जंग की मेगा कवरेज पिछले 34 दिन से लगातार देख रहे हैं। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं आज तक संवाददाता गौरव सावंत की कीव से भेजी गई ये रिपोर्ट। राजधानी कीव में एक बार फिर एयर रेड सायरन बजता हुआ और यहां लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी वो किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाए। तेजी से गाड़ियां निकल भी रही हैं। अगर आप पूरी तरफ इस पूरी सड़क पर देखें तो लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि वो सड़क से जितनी जल्दी निकल सके यहां से निकल जाए। एयर रेड सायरन लगातार इस पूरे क्षेत्र में बज रहे हैं। इनकमिंग मिसाइल का खतरा बताया जा रहा है।
उम्मीद पर दुनिया कायम है, एक क्लीशे जरूर लगता है लेकिन सच्चाई यही है। तनाव बहुत ज्यादा है। कर्फ्यू यहां पर जैसे ही शाम होती है कर्फ्यू लगा दिया जाता है अगली सुबह तक, और रात में किसी के भी मूवमेंट पर बहुत प्रतिबंध रहते हैं। बमबारी सुबह काफी हुई थी, एक के बाद एक कई बम गिरे थे। अब से थोड़ी देर पहले 2-3 बार एयर रेड सायरन भी बजे। तो यहां पर तनाव है, और तनाव इस तरह से दिखता है कि अगर आप अपना कैमरा निकालते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो 4-5 जगह से लोग आपके पास आ जाते हैं कि आप क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या आप रूस की मदद कर रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, वो सब जानने का प्रयास करते हैं। तो 32-33 दिन हो गए इस युद्ध को, तो वो टेंशन अब सबके चेहरों पर है, और उम्मीद सबको है कि इस बातचीत से कोई समाधान जरूर निकलेगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस को इस समय ऐसा लगता है कि रूस कीव के बिल्कुल दहलीज पर आ गया है और कुछ और वार करके वो तख्ता पलट की उम्मीद कर रहा है। हालांकि कीव ये कह चुका है कि वो न्यूट्रलिटी क्लॉज पे साइन करने को तैयार है कि वो अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन क्या रूस इससे संतुष्ट होगा, या फिर वो चाहेगा कि डॉनबास का पूरा रीजन और क्रीमिया का पूरा रीजन उसके पास आ जाए और वो कीव पर भी सत्ता परिवर्तन यहां करके रूस के निकट की कोई सरकार यहां बना पाए। यहां पर भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का फिर उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है देश का भविष्य या उनका अपना भविष्य, किसका पलड़ा आने वाले दिनों में भारी पड़। रूसी हमले के खतरे के बीच आज तक संवाददाता राजेश पवार भी कीव से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि डिप्लोमेसी साथ साथ चलती है और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन जो अब हालात हैं मुझे नहीं लगता इसमें कुछ निकलेगा, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये युद्ध बहुत लंबा खींचेगा, महीनों शायद साल से ऊपर चला जाए, ऐसा मुझे अब लग रहा है। 2 कारण है उसके। देखिए ज़ेलेंस्की के हाथ में कुछ ज्यादा नहीं है अभी। उसने बोला है हम कोई भी समझौता करेंगे तो उसको जो है हम लोगों में प्लेबिसाइट कराएंगे, उसको वेरीफाई कराएंगे लोगों से। ये अपने आप में होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ इलाका रूस के नीचे है वो बोलेंगे जो रूस के नीचे का इलाका है वहां प्लेबिसाइट नहीं हो सकता, रूस को पहले बाहर निकलना पड़ेगा, जो अपने आप में नामुमकिन है। और लोग ज्यादातर यहाँ पे जो है, खासकर यंग लोग जो हैं, जब जिनसे मैंने बात की है, वो बोलते हैं कि अगर ज़ेलेंस्की ने किसी तरह का सरेंडर किया या समझौता किया तो हम ज़ेलेंस्की के हुक्म भी नहीं मानेंगे। हालात ये हैं ग्राउंड पे। और जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, देखिए रूस ने बोला है कि आपने हमें बॉयकॉट कर दिया है, आपने हमें ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो जो तेल और गैस आप हमसे खरीद रहे हैं, यूरोप को बोला है उसकी पेमेंट आप रूबल में कीजिए, लेकिन G7 देशों ने रूबल में पेमेंट करने से भी मना कर दिया है। तो दोनों लेवल्स पे, ग्राउंड लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे, दोनों जगह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीजें मोर कॉम्प्लिकेट हो रही हैं आसान होने की बजाय, और मुझे लगता है ये युद्ध बहुत लंबा खींचने वाला है। मैं इस वक्त सोफिया स्क्वायर में हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बोगदान का स्टैचू है। 1888 में बना था। कीव शहर की जो कल्चरल हेरिटेज है उसका हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। और इसको बचाने के लिए अब आप देख पा रहे हैं पीछे कैसे उन्होंने पैनल्स लगा रहे हैं, अंदर भूसा भरा गया है, स्टैचू चारों तरफ मिट्टी लगाई गई है, सैंडबैग्स लगाए गए हैं, ताकि अगर बमबारी हो, मिसाइल का हमला हो या हवाई हमला हो या गोलाबारी हो तोपखाने की, अगर यहाँ इस इलाके में गिरती है, ये स्टैचू ना डैमेज हो, इसमें कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे अभी भी वर्कर्स इस पे काम कर रहे हैं इसको बचाने के लिए, ताकि युद्ध में जो कल्चरल हेरिटेज है इस शहर का वो तबाह ना हो और उसको बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को पहले दिन विधायकों की शपथ के बीच योगी और अखिलेश आमने सामने आए। सीएम योगी ने अखिलेश से हाथ मिलाया और उन्हें कंधे पर उनके हाथ रखा। तो क्या माना जाए कि यूपी चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी पर जो तल्खियां हुई वो खत्म हो गई। कुछ वक्त के लिए भूल जाइए सियासत के वार पलटवार, हमले और तीखे तकरार। बस इन तस्वीरों को देखिए और लगाइए लोकतंत्र की जयकार, क्योंकि योगी अखिलेश की इन तस्वीरों में ही लोकतंत्र का सार है। सत्ता पक्ष का हाथ है, विपक्ष का साथ है और दोनों का एजेंडा प्रदेश का विकास है। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने विधायक पद की शपथ ली तो सदन में जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता की जयकारे लगे। शपथ के बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश का अभिवादन किया, अपनापन दिखाते हुए कंधे पर हाथ रख दिया।
अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही परंपरा को आगे बढ़ाया। विधानसभा के अंदर सभी विधायकों का अभिवादन किया। कुर्सी तक जाकर केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाया। अखिलेश यादव की शपथ के बाद भी सदन में नारे गूंजे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जय समाजवाद का नारा लगाया। विधानसभा में दिखी ऐसी गर्मजोशी की खूब चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी विपक्ष की तारीफ की। ये बहुत अच्छा है, ये तो स्वस्थ परंपरा है। हम सब मिलकर के पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए सभी हम सब संकल्पित हैं और सब मिलजुल करके काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश के विकास में और सहायक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में ऐसे ही माहौल का विश्वास जताया, परंपरा के पालन का भरोसा दिया। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उधर विधायकों की शपथ के बाद अखिलेश यादव ने भविष्य का इरादा जता दिया। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना एजेंडा बता दिया। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। मैं विधानसभा में रहा हूं, केवल बेंच बदल गई है, केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। यूपी में विधायकों की शपथ के साथ योगी सरकार पार्ट 2 की औपचारिक शुरुआत हो गई है और नई शुरुआत में योगी अखिलेश की इस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लखनऊ में शिल्पी सेन के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। सोमवार को पेशी के लिए बांदा से लखनऊ जाते वक्त ट्रैफिक में मुख्तार की एम्बुलेंस अटकी तो मुख्तार के परिवार की सांसें अटक गई। थोड़ी देर बाद लखनऊ के लिए एम्बुलेंस तो बढ़ गई, लेकिन मुख्तार का दिल बैठा। पता नहीं कब क्या हो जाए। यूपी पुलिस की गाड़ी जरा खराब क्या हुई, बाहुबली का दिल धक से धड़क गया। रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में डूब गया मुख्तार। गाड़ी बांदा और लखनऊ के बीच खराब हुई थी, मगर सांसें ऊपर नीचे होने लगी गाजीपुर तक। या अल्लाह, क्या होने वाला था। एम्बुलेंस जरा जाम में क्या फंसी, ऐसा लगा मुख्तार के हलक में सांसें अटक गई। बांदा से लेकर लखनऊ तक बाहुबली का दिल यूं ही घबराता रहा। गाड़ी तो बढ़ रही थी, मगर दिल बैठा जा रहा था। कोर्ट की पेशी वाले सफर में परिवार अनहोनी की आशंका जताता है। डर और दहशत का ये हाल उस शख्स का है जिसे लोग मुख्तार अंसारी के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल में बाहुबली के नाम से ये पहचाना जाता है, लेकिन योगी राज में ऐसे स्वयंभू बाहुबलियों पर कानून का शिकंजा कसा है कि पुलिस के पहरे की पेशी में भी दिल घबराता है। परिवार वालों को जान का खतरा सताता है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब को अभी देर रात बांदा जेल से लखनऊ ले जाने की तैयारी हो रही है। साजिश के तहत मेडिकल कैंसिल करवाकर और फिर आधी रात को बांदा जेल से लखनऊ ले जाने की एक कथित तैयारी बड़ी अनहोनी की आशंका पैदा कर रही है। बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लखनऊ की अदालत में पेशी के लिए लाया गया। बांदा की जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर जैसे ही यूपी पुलिस का काफिला बढ़ा, पूरा का पूरा अंसारी परिवार टेंशन में आ गया। मुख्तार अंसारी के साथ जो डॉक्टर हैं और एक फार्मासिस्ट की टीम है,
वो मौजूद है और इसके साथ ही बांदा पुलिस की टीम भी मौजूद है। बाकायदा मुख्तार अंसारी ने इस बात के लिए कंप्लेंट की थी कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन इसके बावजूद उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को पेश करने के लिए कहा था। बता दें कि अगस्त 2020 में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी लेखपाल की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में। उसी केस में मुख्तार अंसारी के साथ उसके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी भी नामजद थे। आज मुख्तार अंसारी की उसी शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को लखनऊ ले जाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ये मामला लखनऊ के जियामऊ इलाके का है। यहाँ मुख्तार अंसारी पर फर्जी दस्तावेज बनवाने और शत्रु संपत्ति हड़पने का आरोप है। बांदा जेल से लखनऊ कोर्ट लाए गए मुख्तार अंसारी की पेशी खत्म हो चुकी है और अब ये गाड़ी मुख्तार अंसारी को भारी सुरक्षा के बीच में बाहर निकाला जा रहा है। कोर्ट प्रीमाइसेस से बाहर निकाला जा रहा है। तमाम अफसर हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है और यही वो एम्बुलेंस है जिसमें यूपी 32 EG 0145 इसी में बैठा करके मुख्तार अंसारी को अब ले जाया जा रहा है बांदा वापस। यहाँ पर आज मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था, यहाँ पे कोर्ट में पेशी थी और मुख्तार अंसारी को अब वापस यहाँ से पेशी के बाद ले जाया जा रहा है। ये भारी सुरक्षा के बीच में ये पुलिस की गाड़ियां निकली हैं।